छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन 25 सालों में इस मिट्टी ने खूब तरक्की देखी। ऐसे में आईबीसी 24 अपनी खास सीरीज सिल्वर स्टोरीज के जरिए आपको उन शख्सियतों से रूबरू करा रहा है जो इस तरक्की के सूत्रधार रहे हैं। आप इन लोगों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग रूप में लगातार अपने इर्द गिर्द पाते ही होंगे। इसी कड़ी में आज मेरे साथ एक और खास शख्सियत मौजूद हैं जो कि छत्तीसगढ़ की धरती को पहला ऑटोमोबाइल डीलरशिप दे चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर शशांक शाह का, जो नेशनल गैरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रियांशु जी, थैंक यू वेरी मच जो मुझे आपने आज यहाँ बुलाया। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आईबीसी के साथ रूबरू हो रहा हूँ, आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ। मैं जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कोशिश करूँगा अच्छे से शेयर कर सकूँगा आपसे। जी, 1957 में आपके पिताजी ने उस वक्त पहली ऑटोमोबाइल डीलरशिप छत्तीसगढ़ में, या यूं कहें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में डालने की सोची, जब यहां ये राज्य बना भी नहीं था। तो उसके पीछे आपके पिताजी का विजन क्या था? एक्चुअली ये ग्रैंडफादर ने हमारे चालू की थी डीलरशिप, जी। और वो नागपुर में चालू की थी। नागपुर, रायपुर, जबलपुर, ऐसे 3 जगह ये डीलरशिप चालू हुई थी। सबसे बड़े जो हमारे फादर के ब्रदर थे वो वहाँ रहते थे, तो इनको यहाँ भेजा गया। जी। और ये तो 20-22 साल की उम्र में इनको भेज दिया। इनको कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या है। आ गए, अपना जैसा बताया काम करना चालू किए। पूरे साल में 8 से 10 गाड़ी बेचते थे। अच्छा। और महाराजा लोगों को गाड़ी बेचते थे, वो भी फिर किस्तों में बिकती थी गाड़ी। वो अपने हिसाब से पैसा देते थे, और वो जब उनको पैसा वसूल करने जाते थे तो महाराज जी, राजा साहब जंगल में शिकार करने गए हैं, तो उनके वहाँ जंगल में शिकार करने गए हैं, वहाँ जाते थे और पैसा कलेक्ट करके लाते। बहुत टफ टाइम देखा है। और 10-12 गाड़ी बेचना पूरे साल भर में, यू यू कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन दैट टाइम। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई है। महाराजा लोगों को गाड़ी बेचते थे, कौन सी ब्रांड की गाड़ी बिकती थी? डॉज करके आती थी, डॉज, जी। किंग्सवे, बड़ी बड़ी गाड़ी आती थी, जी। वो तब बिकती थी। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का उस समय हमारा डीलरशिप था, उनका कोलैबोरेशन डॉज के साथ हुआ, फिर फिएट के साथ हुआ। ये सब बहुत पुरानी बातें, अभी नए जेनजी को और ये नए लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं होगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हाँ जी। महाराजाओं को गाड़ी बेचते थे आप लोग। 25 साल इस राज्य को हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की पर्टिकुलरली अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखा जाए तो इसने कितनी ग्रोथ अचीव की है? एक तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का एक यहाँ का सिटीज़न हूँ। जी। और ये सबसे बड़ा एक सभी छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सिटीजन्स के लिए ये बहुत बड़ा एक बून है जो ये राज्य विभाजित हुआ। उसके बाद जो ग्रोथ इसने पकड़ा है, और जो उसके बाद रायपुर पूरे ऑल इंडिया मैप में आया है जिस तरीके से, उसका तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। उसी हिसाब से मार्केट भी उसी हिसाब से बढ़ा है, और हर चीज़ में तरक्की की है छत्तीसगढ़ ने। तो और ऑटोमोबाइल उसमें उतने ही स्पीड से तरक्की की है। जब आपको मैं क्या, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हम अकेले टाटा के डीलर हुआ करते थे पूरे राज्य में। जी। अब तो रायपुर में ही 3 डीलर हैं और 5 शोरूम हैं। जी। मारुति के यहाँ 4-5 डीलर हैं। तो मार्केट बूम हो रहा है, और सबको देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी, देयर इज़ इनफ पाई फॉर एवरीबॉडी टू शेयर, जिसको बोलते हैं। तो और कस्टमर को इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलती है, और कस्टमर हमेशा कंपटीशन से बेनिफिट होता है। और डीलर्स को अपने टोज़ पे रहना पड़ता है। मार्जिन्स आर वेरी लो, और दे हैव टू बी सर्विस ओरिएंटेड। जो सबसे अच्छी सर्विस दे सके, जो कस्टमर को अपना बना सकें, वही इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। आपने मार्जिन्स आर वेरी लो कहा। लगातार हम सुनते आते हैं कि छत्तीसगढ़, मतलब राज्य की ही अगर बात नहीं करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज अ होल की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव सेक्टर है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। ये ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल। लुक्रेटिव नहीं। हाँ, जिस तरीके से कैपिटल इसमें लगता है जी। डीलरशिप लगाने में, उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं है। और मतलब एक स्टेबल बिजनेस है। जी। और अगर इसमें कहीं भी आपने, कहीं भी इम्बैलेंस हुआ आपका,
तो इसमें ठोकर खाने के बहुत बड़े चांसेस हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा हाँ। था कि ल्यूक्रेटिव तो है ही है, लेकिन रिस्की भी उतना ही है कि रिस्की भाई बहुत है और अ, इसमें कई लोग चोट जी खा चुके हैं, अच्छे-अच्छे डीलर्स इसमें जी चोट खा चुके हैं। एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट हम्म, अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स। एक बड़ी इंडस्ट्री चलाने जैसा है सर्विस, पूरा जो है 5,000 से 7,000 पार्ट्स मेंटेन करना हम्म, स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में। फिर एक डीलरशिप ऑफ माय साइज़ जिसके 4-5 हम लोग के 3S सेटअप्स हैं, तो 400 से 500 एम्प्लॉइज़ रहते हैं, उनको मैनेज करना, हम्म, एवरीथिंग। और मैंने तो ये देखा है कि मैंने, देखिए टाटा की गाड़ी है, गाड़ी अपने आप बिकती है। मैंने लीडर्स क्रिएट करने का एक हमेशा सोचा है कि अगर मेरे यहाँ प्राइड ऑफ ओनरशिप रहना चाहिए, हर मेरा एम्प्लॉय वो उस डीलरशिप को ओन करता है, ये वो मान के चलता है। तो ये मैंने पाया है मेरे करियर में, मैंने जो कोशिश की है इसमें मैंने, आई थिंक आई एम सक्सेसफुल इन दैट। एवरी एम्प्लॉय ऑफ माई डीलरशिप इज़ ए पार्टनर एंड ही इज़ अ ओनर। हम्म, दैट इज़ द फीलिंग ही हैज़, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, बट डेफिनेटली वो क्यों होता है, क्योंकि उसको इतना एम्पावरमेंट मिलता है, उसको इतना परमिशन दी जाती है, उसको इतना हक है। तो वो एक कार क्लीन करने वाले से, एक कार बेचने वाले से लेकर एक जीएम, वो मैं इस डीलरशिप का ओनर हूँ, तभी वो कस्टमर को प्लीज़ कर सकता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। सेंस ऑफ ओनरशिप रहेगी तो यस। आगे चाहे छोटे से छोटा एम्प्लॉय रहेगा, वो उस कार को अपना मान के उसकी सर्विस हाँ जी, करेगा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं आऊँगा इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रा हमें ये समझाइए कि अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ और देश की ऑटो इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है? क्या बूम आया हुआ है या फिर अभी स्टैग्नेंट ग्रोथ हम देख रहे हैं? क्या करंट सिनेरियो है? इस साल वो छत्तीसगढ़ में एक फ्लैट अपन ने कर्व देखा, जिसका अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है। अच्छा। हम लोगों ने गवर्नमेंट में भी इसके बारे में चर्चा की, क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ छत्तीसगढ़ का है, पैसा है लोगों के पास। अ, विष्णु देव साय जी ने बहुत कुछ किया है, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया छत्तीसगढ़ के लिए, तो पैसा भी है लोगों के पास। पर ये फ्लैट क्यों हुआ, ये इसके बारे में हम लोग हमेशा, एक हमारा जो एसोसिएशन है इस पे मंथन करता है और वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न, बट इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं समझ में आया। बट अभी ऑटो एक्सपो जो आपको पता है, जिसके बारे में ऑटो एक्सपो हुआ, उसमें बहुत अच्छा सेल मिला है, उसके कारण थोड़ा सा ग्रोथ पैटर्न पे आया है। और ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है सर, इस ये तो साल। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने अक्टूबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में जीएसटी का रिवीजन देखा, इंसेंटिव देखा, हाँ, और गाड़ियों के दाम बहुत कम हुए। हाँ। और उसके बाद जो दिवाली का सीजन आया, उसमें तो मतलब मार्केट इतना बूमा बूम गया। लेकिन उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि उसके बाद भी फ्लैट स्टैग्नेंट ग्रोथ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में, जी वो तो पहले तो थोड़ा डीग्रोथ था, ये जीएसटी 2.0 आने के बाद यहाँ पे डिमांड हुई, उसके बाद दिवाली आई, उसके बाद ऑटो एक्सपो आया, तो ये एटलीस्ट पिछला डीग्रोथ कवर करके थोड़ा ग्रोथ में आया है हम्म इस साल। क्या बेसिक रीजन कोई समझते हैं? रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम मतलब इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी एक बार चर्चा किए थे हम लोग जाके कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले हम, आप टास्क फोर्स कोई बनाइए, हम उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट आर द मेजर्स वी कैन टेक टू इम्प्रूव दैट। तो डेफिनेटली ये साइकिल है, कस्टमर सेंटिमेंट भी है, लोगों के पास पैसा तो है ही, अभी और पैसा आएगा, गांव में है पैसा, डेफिनेटली। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका अंदाज लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाता है। देर आर सम थिंग्स विच यू कांट जस्ट इमेजिन कि क्यों हो रहा है, है। तो बट इन द स्ट्राइड वो आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी ऐसा लगता है। मार्च यस। शुड बी अ गुड मंथ, और ये मार्च के एंड में ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ आ जाएगी ऐसा लग रहा है। ये सिर्फ अर्बन सेक्टर का ट्रेंड है या रूरल अर्बन सेक्टर रूरल में भी आप? सब मिला के ओवरऑल छत्तीसगढ़ का। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो मतलब आपने बहुत ही एस्टॉनिशिंग बात हाँ। बता दी कि भाई स्टैग्नेंट ग्रोथ है, क्योंकि जितनी गाड़ियां हम सड़कों पर देख रहे हैं, आई एम श्योर कि मतलब आप लोग भी जब रायपुर और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ट्रैवल करते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये कह रहा है कि भाई उस लेवल पर नहीं बढ़ रही है, दैट इज अ एक्चुअली वेरी क्या हुआ, इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोविड के बाद कंटिन्यूस इतना बूम आया है छत्तीसगढ़ में,
एवरी ईयर 15% 20% अनरियलिस्टिक ग्रोथ आई है। ओके। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गई, इस साल उसका एक इफेक्ट आया, ऐसा मेरा पर्सनल जिस डी ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं डी ये वही। ग्रोथ नहीं है, अच्छा। स्टेगनेंट है। ओके। जो एक ग्रोथ होना चाहिए 10%, 8%, 9%, विच इज स्टेडी ग्रोथ, वो नहीं है। वो भी मार्च के एंड में आना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। बट ये क्यों आया है? क्योंकि और ग्रोथ हो गई थी एकदम 20%, 30% ग्रोथ, विच इज अनरियलिस्टिक। ओके। ईयर ऑन ईयर 30% ग्रोथ कोई इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट हैज हैपेंड इन छत्तीसगढ़ आफ्टर कोविड। ये 4-5 साल लगातार मतलब बूम था एकदम, जिसका कोई ऐसा लग नहीं रहा था। हम लोग को भी डर लग रहा था अगले साल क्या होने है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाके उसका एक करेक्शन हुआ है, ऐसा लगता है। देन इट विल अगेन गेट स्टेडी नेक्स्ट ईयर, ऐसा पार्ट ऑफ द बिजनेस। पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ लाइफ। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ फैमिली फ्रेंडली कारें ही नहीं हैं, बल्कि अब वी कैन सी सुपर कार्स और अल्ट्रा लग्जरियस कार्स आल्सो रोमिंग अराउंड इन छत्तीसगढ़। इसका क्या स्कोप है? क्या अभी और ग्रोथ या और ऐसी कारों का आना बाकी है, या अभी इन कारों की डिमांड अचानक से बढ़ती हुई आप लोग को दिख रही है? और आप पर्टिकुलरली कैसे इसको देख रहे हैं कि हम इसमें कैसे कूद सकें? देखिए, लग्जरी कार्स में मेनली ऑडी, BMW, मर्सिडीज और एक आध और कोई गाड़ी है, तो जो इसमें इनको लग्जरी सेगमेंट माना जाता है। तो ये तीनों ही डीलरशिप यहाँ पे, तीनों ही गाड़ियाँ अच्छा कर रही हैं। और लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ, चूँकि रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है स्टील हब है जहाँ लोगों के पास, और रियल इस्टेट में भी बहुत अच्छा लोगों ने किया है, तो ये गाड़ियों का यहाँ पे डिमांड, देयर हैज़ बीन गुड डिमांड एंड देयर विल बी गुड डिमांड फॉर दीज व्हीकल्स। अब हम लोगों का जैसा है, तो हम लोग का जैसे टाटा की बात करें जी। तो टाटा पहले का हमारा एवरेज टिकट साइज हुआ करता था 7-8 लाख, 10 लाख तक गाड़ी हम लोग 8 लाख के एवरेज में बेचते थे। वो बढ़ के अब आ गया 12-14 लाख रुपए। अच्छा। एंड दैट विल ग्रो टू 18 लैक्स। जैसे सियरा, वो 13 से 18-20 लाख की गाड़ी है, तो वो गाड़ी की बहुत डिमांड है। तो वो टाटा की 20 लाख की गाड़ी हम इतने आसानी से और लाइन लगा के बेचेंगे ऐसा नहीं लगता था, वो अब आ गया है। वैसे ही मारुति में भी हायर एंड की गाड़ियाँ बिकना चालू हुई है, hyundai में भी बिकना चालू, बट स्पेशली टाटा का मैं देखूंगा तो ये हाई एंड की गाड़ियाँ बिकना चालू हुई है बहुत ज़्यादा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ा है इस वक्त। डेफिनेटली। सो दिस इज द नेक्स्ट फ्रॉम सुपर रिच, जो नेक्स्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है एंड एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ गए हैं। करेक्ट। अभी जैसे टाटा है तो उनका क्या रहता है कि एट अ लो प्राइस अगर 20 लाख की गाड़ी में 50 लाख के पूरे फीचर्स दे देते हैं, बिकॉज दे कैन मैनेज द स्केल, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस तरीके से भी वो मैनेज करते हैं, बट दे आर एबल टू गिव ऑल द फीचर्स विच आर इन अ सुपर लग्जरी कार इन अ 20 लाख कार। एडास हो गया, एडास फीचर्स हो गया, और ऑटोनोमस कार जिसको बोलते हैं कि अपने आप रुक जाए, अपने आप आ जाए, वो सब फीचर्स इनकी गाड़ियों में अब आना चालू हो गए। तो इसके कारण जो आप बोल रहे थे हम कहाँ देख रहे हैं, तो हम टाटा के साथ ही देखिए, हम पुराने डीलर हैं, वी आर वेरी लॉयल टू आवर ओन ब्रांड। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, आज एक ही डीलर प्रिंसिपल रहता है उसके पास, टाटा की भी है, दूसरे भी डीलरशिप है, ये है। तो आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग, बट हम अब जैसे पुराने, जैसे हमारे मारुति के डीलर देखेंगे आप, वो एक ही ब्रांड है उनके पास, मारुति से ही उनका लगाव है। महिंद्रा है, जैसे मनीष सिंघानिया जी है, अनिल अग्रवाल, अरुण अग्रवाल जी, वो मारुति देख रहे हैं। जैसे हमने टाटा है तो टाटा ही है और कुछ नहीं। तो ये हम पुराने हैं, अब नया ट्रेंड जो भी हो रहा है, बट हम उसी से जुड़ेंगे और वो जो गाड़ियाँ बनाएंगे उससे हम अपने आप को अलाइन करेंगे, वही गाड़ियाँ बेचेंगे और वो अच्छे से ग्रोथ आएगी इसमें, ये हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस है। एक और ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया और वो ये है कि एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या इसकी वजह से हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मार्केट से फिनिश हो जाएंगी, या एक बार फिर से उनका ट्रेंड लौटेगा? क्या आप इसको एनालाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड एसयूवी सेगमेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो ट्रेंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहता था वो धीरे धीरे अभी अपने कंट्री में आ गया है, और यहाँ भी एसयूवी का जो है मार्केट वो एट अ वेरी फास्ट पेस बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है,
25-30% है। अब तो क्रॉसओवर एसयूवीज और क्या क्या नहीं आ गया। हाँ, बट एसयूवी जो मेन एसयूवी है जी। उसको कॉम्पैक्ट इसमें भी साइज में भी ले आए, तो स्मॉल एसयूवी भी हो जाती है। उसमें कंफर्ट और सेफ्टी फीचर जो है ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। इट इज़ नॉट द लुक्स, इट इज़ द कंफर्ट एंड सेकेंडली सेफ्टी, जो एक एसयूवी में अपने आप को एक कस्टमर फील करता है सेफ, वो दैट बिकम्स द प्राइम सेलिंग पॉइंट फॉर एसयूवी। इट इज़ नॉट फॉर एनी अदर अट्रैक्शन। मैं नहीं, मतलब बट ये एक वो भी तो रहता है कि टोरा है हमारा नहीं, और हम और ऊंची गाड़ी में बैठ रहे हैं। नहीं वो सी दैट वो अलग टाइप की एसयूवी हो गई। जी। तो एसयूवी नॉर्मल जो एसयूवी बिक रही हैं वो इसीलिए सेफ्टी के फीचर से बिक रही है। दो द कस्टमर डज नॉट से इट कि मैं सेफ्टी के लिए खरीद रहा हूँ, बट उसके बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये रहता है कि सेफ्टी इज द बिगेस्ट फीचर। और टाटा की गाड़ियाँ बिकती इसीलिए सेफ्टी क्योंकि की दे आर वजह द से। सेफेस्ट। बट क्या इससे हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियों का पूरा वो खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं लाइन नहीं, खत्म? वो उनका दे हैव देयर ओन निश, वो तो बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा अपना सेगमेंट। टाटा ने क्या ट्रेंड देखा है हैचबैक का? एसयूवी इज ग्रोइंग, टाटा के हैचबैक डिक्रीज कर रहा है अपन डिक्रीज हुआ है। ओके, बट क्या ये ट्रेंड लौटेगा? देखिए एसयूवी विल बी ग्रोइंग फॉर अनदर 2-3 ईयर्स, ऐसा लगता है, जो कस्टमर मतलब कंपनी का भी अंदाज है, हम लोग को भी जो बताया जाता है, और हमारा पर्सनल मेरा भी ये ओपिनियन है कि और 2-3 साल तो एसयूवी विल बी गेनिंग मार्केट एंड दे विल बी किंग इन द ऑल द सेगमेंट्स। हमने अभी डीलरशिप्स की बात की। छत्तीसगढ़ में अगर हम जो प्रमुख शहरों को देख लें तो वहाँ तो डीलरशिप्स का जाल बिछा हुआ है, अभी आपने खुद कहा। लेकिन रूरल एरियाज में जो पेनिट्रेशन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या रूरल एरियाज में भी अब डीलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं या अभी और काम होना बाकी है? आपको ये बात सुन के ताजुब होगा कि 4 व्हीलर का जो मार्केट है 75% इज रूरल, ओह, ओनली 25% इज अर्बन। व्हाट? अगर मैं साल की 2,500 गाड़ी बेचता हूँ तो मेरी 2,000 गाड़ियाँ रूरल में जाती है, 500 गाड़ी सिर्फ सिटी में बिकती है, सिटीज़ में। इतना बड़ा मार्केट है? रूरल इतना बड़ा मार्केट है, और वहाँ हर छोटे शहर में, हर छोटे रूरल मतलब अब छोटे शहर ही हो गए वहाँ भी। जी जी। वहाँ अभी एवरीबडी इज अपडेटेड, इंटरनेट के कारण सबको सब चीज़ का नॉलेज है, जी। और वहाँ सर्विसेज मिल रही है कस्टमर को। मतलब अ कस्टमर कैन गेट सर्विस फॉर हिज कार विद इन द रेंज ऑफ 40 to 50 किलोमीटर्स। दैट इज़ Okay. वेरी गुड मेरे ख्याल से, चाहे वो कोई भी मॉडल की गाड़ी हो, एक्सेप्ट फॉर सुपर लग्जरी कार्स, ऑफ उनको कोर्स। तो ज़रूरत नहीं है। तो 40 से 50 किलोमीटर में आज छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी कहीं भी कोई भी buyer- गाड़ी एक जैसे नॉर्मल कार लेता है, एक नॉर्मल ये सुपर लग्जरी कार को छोड़ के 40-50 किलोमीटर के अंदर उसको सर्विस मिल जाती है। आप लोगों की डीलरशिप्स कहाँ कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में? हमारी है रायपुर में है, धमतरी में है, कांकेर में है, राजिम में है, जी। और सब जगह विद सर्विस सेंटर प्रॉपर ये है। उसके अलावा फिर जगह जगह हम लोग सर्विस कैंप करते हैं ताकि कस्टमर को डोर स्टेप पे उसको सर्विस मिले। सर्विसिंग की बहुत बात हो रही है। सर्विसिंग को लेके एवरी नाउ एंड देन हम सोशल मीडिया पे एक बम फटते हुए देखते हैं कई ब्रांड्स को लेके। इसमें टाटा भी है, इसमें महिंद्रा भी है। सर्विस को लेके क्वेश्चंस बहुत उठते हैं और इसमें दो चीज़ें बहुत पर्टिकुलरली ऑब्जर्व की जाती हैं कि एक तो जब गाड़ी बिक गई तो डीलरशिप ये सोचता है कि भाई इसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई और अब मतलब मुझे क्या ज़रूरत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर्विस को लेकर काफ़ी ख़राब रहा है, कई गाड़ियों के साथ ख़राब रहा है। कैसे आप अपनी डीलरशिप में ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई कार ओनर आ रहा है तो उसको कम से कम समय और हैसल में उसका काम होके मिल जाए? बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गिविंग सच ए गुड इंसाइट टू द एंटायर बिजनेस। थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, कार डीलरशिप ही ऐसा बिजनेस है जहाँ आप प्रोडक्ट बेचने के बाद आपका बिजनेस चालू होता है। बाकी कोई भी प्रोडक्ट में आप वो प्रोडक्ट बेच दिए, वो उसका आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। सपोज एक आपने कोई चीज़ लिए, ये कभी बेच दिया, उसके बाद उससे कोई संबंध नहीं आया। कोई अब फ्रिज में फिर भी कभी सर्विस लग जाए, रेफ्रिजरेटर में, टीवी, बट वो भी नहीं लगता है जनरली। या सोफ़ा ले लिया, फर्नीचर ले लिया, बेच दिया, ख़त्म हो गया। बट यहाँ जिस दिन आप गाड़ी बेचते हैं उससे आपका रिलेशन चालू होता है। और गाड़ी आज 100% गाड़ी रेफरेंस से ही बिकती है।
आप अगर कार लेने जाएंगे, जिस दिन आप सोचेंगे कि मेरे को गाड़ी खरीदना है, उस दिन आप आपके कोई फ्रेंड को, या जो गाड़ी आप सोच रहे हैं कि मैं ये टाटा की ये गाड़ी खरीदूँ या मारुति की, तो उसका कोई ओनर को आप फ़ोन करेंगे, अनकॉन्शियसली आप उसको फ़ोन लगाएंगे ही लगाएंगे, बिल्कुल। और उससे पूछेंगे कैसा है यार तू ये गाड़ी लिया है, कौन से डीलर से लिए, कैसा है तेरे को, कैसा एक्सपीरियंस है, गाड़ी कैसे चल रही है। देखिए उसमें क्या होता है, अगर गाड़ी नहीं हो तो प्राइड ऑफ ओनरशिप में कई बार बोल भी देता, नहीं नहीं बहुत अच्छी गाड़ी है, बोलता बताता नहीं कि मैं भुगत रहा हूँ करके। जी। बट इफ इज क्लोज टू यू एंड इफ इज यूजिंग द कार फॉर 6 मंथ्स, यार गाड़ी तो अच्छी है, डीलर मेरे को नहीं जमा, तू और देख लेना, ये सब चीज़ इंश्योर करके फिर गाड़ी लेना, ये आपको बताएगा। और मैं बोल रहा हूँ 99% नहीं, 100%। तो अगर मैं एक भी गाड़ी बेच रहा हूँ आज के दिन में, तो वो कस्टमर जो आ रहा है मेरे पास, किसी से पूछ के ही आ रहा है कि ये डीलरशिप कैसी है, ये मैं मान के चलता हूँ। Correct. और ये हमारे सभी स्टाफ को भी ये सीख दी हुई है, ये ओनरशिप दी हुई है कि अगर तुम इस कस्टमर को फॉर लाइफ अपना कस्टमर नहीं बनाओगे तो यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तो इस एम से चलते हैं। अब कई बार इसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स होते हैं, जैसे अपन बिफोर द इंटरव्यू अपन बात कर रहे थे कि पार्ट्स की दिक्कत होती है, पार्ट्स के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्ट्स उनको ऑर्डर करना पड़ता है वेंडर्स को, जो मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आते, कहीं फेलियर आए तो वहाँ भी काम आते। तो इट्स अ वेरी 5000 पार्ट्स रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं रोज़ कोई डीलरशिप ऑफ माई साइज वी सर्विस अराउंड 70 ऑड व्हीकल्स एवरी डे। करेक्ट। हमको पूरे 1000 में से 3 कस्टमर का भी अगर कंप्लेंट आया तो आई एम अ बैड डीलर इन आइज ऑफ टाटा मोटर्स। अच्छा। हाँ। okay. और मैं एक अच्छा डीलर माना जाता हूँ। तो 1000 में 3 से कम कस्टमर की कंप्लेंट आती है हमारे यहाँ। बट जो कस्टमर कंप्लेंट करता है या जिसको तकलीफ होती है, वो कस्टमर को कैसे उसको सेटिस्फाई तुरंत किया जाए, और तुरंत नहीं होता है तो उसका क्या हल निकाला जाए, आगे ऐसा ना हो, इस पर कंटिन्यूस हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। और देखिए 100% कोई भी एक फैमिली 5 लोगों की हो या 10 लोगों की फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो सब सेटिस्फाइड रहना मुश्किल है। तो कोई ना कोई डिससेटिस्फाइड होता है इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स। और आप बी रेस्ट एश्योर्ड कि जहाँ तक नेशनल गैरेज का सवाल है, हमारा एक ही मकसद है, वी ऑलवेज ट्राई टू ओन द कस्टमर, ओन द जो भी है, हमारे हर एम्प्लॉय एज अ ओनर कस्टमर को ट्रीट करते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही और बहुत ही सही बात कही। अब से जब शूटिंग चालू नहीं हुई थी तो उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि मैंने भी, हमारी भी हाँ। पहली टाटा की गाड़ी थी वो हमने नेशनल गैरेज से ली थी। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरे पिताजी बताते हैं कि नेशनल गैरेज की सर्विस बहुत टॉप क्लास थी। हाँ जी। और जिस चीज़ को आप कह रहे हैं उसको मैं वाउच कर सकता हूँ। थैंक यू। वो इसीलिए क्योंकि हमने पर्सनली उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है और उस प्रोडक्ट की सर्विस को एक्सपीरियंस किया है नेशनल गैरेज से। थैंक यू सो मच। तो दैट इज़ अ ह्यूज मोमेंट ऑफ प्राइड कि भाई अगर 3 कस्टमर भी आपकी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं और इतने बड़े सेटअप को आप इतने अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही प्राइड लेने वाली बात है इन जनरल। लेकिन जो डीलरशिप्स और टाटा मोटर्स की सर्विस को लेके दिक्कतें आती है, अलग अलग जो ऑटो एक्सपर्ट्स हैं या सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लगातार बताते हैं कि टाटा की गाड़ियों की सर्विसिंग को लेके दिक्कतें आती है। क्या ये पहला डीलरशिप ओरिएंटेड दिक्कतें हैं या ये ब्रांड ओरिएंटेड दिक्कतें हैं? दूसरा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रांड या डीलरशिप क्या कर रहा है? देखिए इसमें थोड़ा विस्तार में मैं जानना चाहूँगा। टाटा हैज़ ग्रोन एज अ ब्रांड। जो शुरुआत हुई 25 साल पहले, जब रतन टाटा जी ने ये ड्रीम बनाया कि मैं इंडिया में गाड़ी बनाऊंगा, तो नो मल्टीनेशनल 4 कंट्रीज गाड़ी बनाते थे सिर्फ वर्ल्ड में, और चाहते नहीं थे कि 5वां कई कंट्री गाड़ी बनाए। इनफैक्ट आपको तो मालूम होगा कि इनकी बहुत वहाँ पे बेइज्जती हुई थी, फोर्ड ने इनकी बेइज्जती की थी कि आप बहुत बढ़िया केस स्टडी है। हाँ, बहुत बढ़िया केस स्टडी है। जी। तो इट हैज़ ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, इन्होंने एक ड्रीम लिया और तकलीफ़ें बहुत आई, मैं ये मानता हूँ। और मैं तो 25 साल से जुड़ा हूँ, जब से ये गाड़ी बनाना चालू किया, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ आई। बट कहीं कस्टमर को कोई किसी तरीके से नुकसान हो उसके कारण, उसको तकलीफ आई सर्विस को लेके, गाड़ी में प्रोडक्ट फेलियर्स में,
बट उसको रेक्टिफाई करके देना, बार बार रेक्टिफाई करके देना और कस्टमर के साथ खड़े रहना, एज अ कंपनी, एज अ डीलर, सब ने मिलकर साथ दिया, तभी इस मुकाम पे आज टाटा पहुंची। आज अगर आप देखेंगे तो उसका रेटिंग आप देखेंगे, हाईएस्ट टॉप सेलिंग व्हीकल्स देखेंगे, पंच लास्ट मंथ और पंच ये हो गई, नेक्सॉन हो नेक्सॉन गई। हो गई, टॉप 3 व्हीकल्स 4 व्हीकल्स में ऑल इंडिया में इनका सेल्स नंबर्स हैं। सो इन स्पाइट ऑफ एवरी मल्टीनेशनल बीइंग अवेलेबल इन इंडिया, इतने फास्ट इसको प्रोग्रेस करना, तो इसके पीछे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत और एक लगन और एक डेफिनेट एम है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई करके रहेंगे। तो ये जो आपको सोशल मीडिया में और ये सब आते हैं, डेफिनेटली सम ऑफ देम आर करेक्ट ऑल्सो, बट सम ऑफ देम आर, ये जो मैं ज़्यादा उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा चलता है तो उसके तहत भी होता है ये सब चीज़ें, यू नो बेटर देन अस। बट इट वेरीज फ्रॉम डीलरशिप टू डीलरशिप, राइट? नो डीलर, देखिए द क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, अगर आप टाटा के डीलर हैं तो एक नॉर्म मेंटेन करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, सब कंपनी के एक नॉर्म्स रहते हैं, बट अब उसमें इक्का दुक्का डीलर ध्यान ही नहीं दे रहा है उसको, तो बट ही विल नॉट कंटिन्यू टू बी डीलर ऑफ दैट कंपनी। मैंने देखा है कि आप सर्विस करवाएं, फिर उसके बाद आपको पहले सर्विस सेंटर यानी डीलरशिप से कॉल आता है, उसके बाद आपको एक दूसरे हेड ऑफिस से भी कॉल आता वहाँ है, से भी कॉल आता ये पूछने के लिए कि भाई है, अब सर्विस सर्विस सही से है, होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट जाती है तो व्हाट इज द प्रोसीजर? वो प्रोसीजर है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा उसमें हमारे को क्या है, साल का एक ये रहता है, हर डीलर को नॉर्म्स रहते हैं कि इस पैरामीटर में आपको सब में इतने नंबर्स आपको आने चाहिए, जी। नहीं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डीलर टू सर्वाइव, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसमें अगर यही जो आपको वहाँ से कॉल आ रहे हैं और किसी ने गलत फीडबैक दे दिया, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डीलर इज टेकन टू टास्क। ओके। सो ये कभी नहीं चाहेगा डीलर की इस टाइप का कोई कंप्लेंट हो उसकी, कोई भी कंप्लेंट कोई भी नहीं चाहेगा, जी। और नहीं हो रहा है अभी, बहुत कम हो गया है। प्रोडक्ट रिलेटेड भी थे पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, और कभी कभी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कभी कभी कुछ होता है, अब भी देखेंगे रिकॉल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रिकॉल करती है प्रोडक्ट्स, तो उसमें चांसेस हैं प्रोडक्ट फेलियर्स के वगैरह, उसके कारण भी बढ़ती हैं कंप्लेंट्स, बट इट इज़ नाउ मिनिमल। अब ये आप इन टाइम्स टू कम, व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक कार्स के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स का भविष्य इलेक्ट्रिक कार्स का ही है, और टाटा मोटर्स का अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो 65% मार्केट शेयर है। अगर 100 गाड़ी बिकती है तो 65 हमारी बिकती है। आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक कार्स को सपोर्ट करने के नहीं, लिए मैं ready उसी है? पे आ रहा हूँ। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे गडकरी जी का विजन है कि 2030 तक उसको 30% गाड़ियाँ अपने को पूरी इलेक्ट्रिक बिकनी चाहिए, बट इट इज़ प्रेजेंटली एट 5 to 7% ऑल इंडिया। तो इसके पीछे दो तीन चीज़ें, चिकन और एक स्टोरी जिसको बोलते हैं, कि पहले मैं गाड़ी बेचूं कि पहले मैं चार्जर लगाऊं, Correct. चार्जर नहीं होगा तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, गाड़ी नहीं रहेगी तो चार्जर लगा के क्या करेगा। बिल्कुल, ये विशियस साइकिल बन विशेष जाता है। ये है, चिकन और एक स्टोरी है। तो ये धीरे धीरे ये बैलेंस आएगा, इसमें जो भी कंपनीज हैं वो खुद इनिशिएटिव लेके चार्जर्स लगा रही हैं, और उसमें आ रहा है, वी आर एट 15%। जितनी हम गाड़ियाँ बेचते हैं, अगर 200 गाड़ी बेचते हैं तो पिछले महीने तो 20% तक पहुंच गया। 15% हम लोग जितनी टोटल का व्हीकल्स बेचते हैं उसमें 15% ईवी बेचते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो विजन है 30% का, वो आ जाएगा 30 तक, ऐसा मेरे को लगता है। इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, कैफ़े नॉर्म्स दिए हुए हैं कंपनीज को, कि उनको बहुत पेनल्टी लगेगी कि अगर इतने लेवल तक वो ना पहुँचे। अच्छा। हाँ, बहुत हाई पेनल्टी है। अच्छा, आप तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों स्टडी करते रहते होंगे। मैंने देखा यूरोपियन जो सेक्टर्स हैं, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सड़क के नीचे बैटरी चार्ज करने का पूरा वो जाल बिछा दिया जा रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कब तक? देखिए, आने वाले समय में क्या रिवॉल्यूशन आएगा, यू कांट इमेजिन। कभी अपन सोचते नहीं थे कि अपने मोबाइल भी यूज़ करेंगे 15-20 साल पहले, तो इतने फास्ट रिवॉल्यूशन आएगा। चार्जिंग में भी पॉसिबल इन 5 मिनट्स हो सकता है, एक हाथ में ही आपका बैटरी टाइप का चार्जर हो, गाड़ी में रखे, उसको कहीं भी कनेक्ट किया, उसको चार्ज कर लिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो उसमें
हो सकता है ये जाल बिछाने वाली जरूरत भी ना पड़े। एलन मस्क जैसे लोग हैं, कुछ ना कुछ ये करेंगे। यहाँ भी इनोवेटिव, अभी इंडियन ब्रेन बहुत एलन इनोवेटिव है। मस्क जैसे लोग तो हैं, लेकिन टेस्ला को आप लोग घुसने कहाँ दे रहे हैं भारत नहीं में? आगे है, वो इंडिया में है, बट देखिए ऐसा है, इंडिया क्या मार्केट कोई लॉबी काम कर रही है इसके नहीं पीछे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स मार्केट। बाहर से जो मल्टीनेशनल आते हैं बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। क्या? मतलब छत्तीसगढ़ में अलग गाड़ी बिकेगी तो आपका एमपी में अलग कलर बिकेगा, अलग मॉडल बिकेगा, अलग वेरिएंट बिकेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि इस तरीके के वेरिएंट्स को हम केटर कर सकें, ठीक बात। और कौन सी गाड़ी कब बैठ जाएगी, कौन सा मॉडल उठेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ये डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स मार्केट है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यू प्लेयर्स टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स। या मैं इस पे आ रहा था कि क्या यही कारण है कि नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आ ही नहीं पाते? क्यों, सभी आ गए हैं। अब देखिए पूरे मल्टीनेशनल से इंडिया में अवेलेबल है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेयर्स। हाँ आई मीन टाटा महिंद्रा, उसके अलावा कोई हम बहुत बड़े प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में देख नहीं ये पाते। नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। टाटा महिंद्रा गाड़ी बना पा रही है, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में बहुत कम प्लेयर्स हैं, 10-12 प्लेयर्स हैं जो गाड़ी बनाते हैं वर्ल्ड में, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जो ब्रांड्स बहुत है, बट वो दे आर ओन्ड बाय दीज प्लेयर्स, 10-12 प्लेयर्स हैं। तो इट इज़ नॉट, मतलब गाड़ी बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मतलब बहुत बहुत बड़ा उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, बहुत ज़्यादा। इंजन बनाने की क्षमता होनी हाँ चाहिए, हाँ। बहुत सारी चीजें, और वो मिल भी जाए तो फिर इसको वो करना। वेंडर डेवलपमेंट से लेकर बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई विल नॉट बी एबल टू। मैं खुद गाड़ी तो बनाने का मेरे को तजुर्बा नहीं, बट इट्स नॉट इजी के ये 2 जन इंडियन गाड़ी बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं बोलूँ, बट सर एक बात बताइए, जितने तेजी से चाइना का मार्केट ग्रो कर रहा है, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और मतलब जो वो फीचर्स दे रहे हैं, मतलब अमेरिकन के सामने भी वो बहुत कम प्राइसेस में ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जो शायद अमेरिकन कंपनीज भी इमेजिन नहीं कर पा रही। फिर उसके बाद BYD जैसी कंपनी का इंडिया में पेनिट्रेशन और ये सारी चीज़ें, इसका इतने तेज़ी से बढ़ना, क्या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चाइना से compete कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में। कभी सोचे थे अपन? यूएस, चाइना, यूएस, फिर इंडिया। या तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विल ओवरटेक चाइना ऑल्सो। आप इंडियन ब्रेन को कम मत आकिए। जी। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में तो अपनी मास्टरी है, आजकल पूरा गाड़ी में सॉफ्टवेयर लग रहा है। हाँ। ऐसा ऐसा गाड़ी निकल के आएगा कि पता ही नहीं चलेगा चाइना कहाँ गया। अच्छा। कितनी गाड़ी चाइनीज बिक रही इंडिया में, हाँ। कहाँ कोई तरीके से आ जाती, कितनी आ पा रही है। पहले ऐसे ही आया था कि भाई ये मोटरसाइकिल चाइनीज आ रही, सब बैठ जाएगा। दुनिया भर की डीलरशिप चाइनीज मोटरसाइकिल की खुल गई थी, इफ यू रिमेंबर। दुनिया भर का ये चाइना का ये, और दिखने में एकदम जबरदस्त दिखने की। हाँ, वो झाम बनाते हैं हाँ पीछे। बिल्कुल। हाँ। और 2 दिन में सब, 2 साल में पता ही नहीं चला, एक भी चाइनीज नहीं है अभी। हाँ। नॉट अ सिंगल चाइनीज मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर इज, Yeah. मतलब स्कूटर इज अवेलेबल। हाँ। तो वो अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं, उनको क्या सॉफ्ट्स मिल रहे हैं, उनको क्या सब्सिडीज मिल रही है, वो कैसे बना पा रहे हैं, ये उनका वही जाने। इंडिया विल बी अ वेरी स्टेबल मार्केट with on a very sound footing, and we will grow and we will compete with anybody and everybody in the world. ये तो गारंटी है। Brilliant. हाँ बिल्कुल, वो तो कोई बात ही नहीं है। इंडियन ब्रेन का तो आप खुद समझते हैं इस बात को। आपने ना अभी सॉफ्टवेयर की बात की, गाड़ियों में जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को उस टाइम से देख रहे हैं जब आप लोग ने महाराजाओं को गाड़ी बेची, हाँ एंड अर्लियर इट यूज्ड टू बी एवरीथिंग अराउंड हार्डवेयर, यस, सब चीज़ें हार्डवेयर के अराउंड थी, और अब ये इतना बड़ा ट्रांजिशन कि एक टैबलेट कनेक्ट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, आपकी गाड़ी सही हो गई। इसके प्रोस कॉन्स दोनों हैं। अगर जंगल में या किसी ऐसे रिमोट एरिया में मेरी गाड़ी खराब होती है जहाँ पे किसी डीलरशिप या किसी सर्विस सेंटर का होना जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसको, मैं आपको जो बता रहा लोकल हूँ, मैकेनिक है नहीं, वो आजकल गाड़ियों को नहीं छूते। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ तक पहुँच गए हैं अपन। आपकी गाड़ी जंगल में बंद हो गई, कोई मैकेनिक नहीं है, कुछ नहीं, आपके पास फ़ोन है। फ़ोन का अगर आपका ये है, टावर आ रहा है। सिग्नल है, बस आप वहाँ से कनेक्ट कीजिए, वहीं से आपको अपने आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे चिप में गाड़ी के, और गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया है। वाओ।
क्योंकि ये मैं बहुत ही नई हाँ, चीज सुन ये रहा हूँ चीज़ है कि बहुत आप रिमोटली भी रिमोटली। नेटवर्क से कनेक्ट यस कर सकते यस हैं गाड़ी यस को। यस अच्छा, रिमोटली वी कैन डू। ओके। सो ये मतलब दैट स्टेज हैज कम। अब उसमें कहीं किसी का कुछ टूट ही गया है, बेरिंग ही हाँ, टूट गया है, या बाकी हाँ, हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो रहता ही है गाड़ी में, हाँ, वो टूट गया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हाँ, तो नॉर्मल गाड़ी में भी वो हाँ, होगा। हाँ, हाँ, जहाँ तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, इसमें कोई कॉन्स नहीं है, सब प्रोज ही है। ओके, इट इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। गोइंग टू मेक कार ओनरशिप ईजियर, हम्म। चीपर एंड मोर कंफर्टेबल। क्या लोकल मैकेनिक्स भी इस चीज को अपना पाएंगे? लोकल मैकेनिक्स इस स्टेज तक नहीं आ पाएंगे। लोकल मैकेनिक्स आर नॉट ट्रेंड फॉर दिस एंड दे करेक्ट। विल नॉट बी एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड। उनका हम्म, अपना एक एरिया है जहाँ पे वो एक्सपर्टीज डेवलप करें। हम्म, जैसे मैकेनिकल जो भी काम है गाड़ी के, वो करते हैं, वो करते रहेंगे आगे भी। हम्म। इसमें उनको आने की ज़रूरत नहीं है। वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, आजकल पहले तो मतलब हमने देखा था कि घर में एक गाड़ी आ जाए बहुत बड़ी बात होती थी, हम्म। लेकिन आजकल ये हमने फिनोमेना देखा है कि हर शख्स के लिए एक गाड़ी होना ज़रूरी है, उसके अपने अपने काम है। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे गाड़ियों का चलन तो बढ़ा ही है, लेकिन रोड पे जो जैम की स्थिति और बाकी सारी चीज़ें रहती है वो भी बढ़ते हुए देखी हैं। ये अच्छा है, फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी डिबेट है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ये हम तो इसको पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, हमारा बिजनेस है। बट करेक्ट। एट द सेम टाइम ये कार इज नॉट लग्जरी एनी मोर, हुँ, इट्स अ नेसेसिटी। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में 4 कार ले रहे हैं या 2 कार ले रहे हैं तो कोई लग्जरी है, कोई शो के लिए ले रहे हैं। उसकी ज़रूरत है, हुँ, दूसरे गाड़ी की ज़रूरत है, वो अपने टाइम से, उसका अपना रूटीन है, इनको अपने हिसाब से जाना है, इसलिए वो 2 गाड़ी ले रहे हैं। हुँ, कोई किसी कॉलोनी में दिखाने के लिए कि मेरे पास 2 गाड़ी है, ये नहीं है। करेक्ट। इट इज़ अ नेसेसिटी एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। हुँ। आज भी इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इफ इन यू टर्म्स ऑफ कंपेयर। ओनरशिप ऑफ कार्स। यस, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कार्स अगर देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये अच्छा। कब बढ़ेगा? टोटल अपना जब रोड्स का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण जो ग्रोथ आई है, जैसे ये फिनोमिनल, इसकी पूरा श्रेय में गडकरी जी और पूरे बीजेपी गवर्नमेंट में, जिन्होंने रोड पे बहुत ज़्यादा काम किया। हुँ, हुँ, पहले अगर आप देखें, एक आपने कार लिया तो आप कार को घर से ऑफिस या यहाँ पे चले, कहीं अगर जाना है आपको, नागपुर भी जाना है तो आप अपना ट्रेन से चले जाएंगे, या बॉम्बे जाना तो फ्लाइट से। आजकल यू विल नॉट बिलीव मी, लोग अगर फैमिली के 3 जन जा रहे हैं, 4 जन जा रहे हैं, कार लेके बॉम्बे निकल जाते हैं। वहाँ का भी उनको ये कन्वीनियंस हो जाता है हुँ, चलने का वगैरह। और रोड इतना बड़ा है, रोड से जाने में अलग मज़ा है, बिकॉज रोड्स आर गुड और चीपर, मच चीपर। हुँ, हुँ। 4 पीपल फ्लाइट से जाएंगे तो 40,000 रुपये खर्चा आएगा, ये 5,000 में पहुँच जाएंगे सर, विथ ऑल सो मच ऑफ कन्वीनियंस। रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होने से और रोड की क्वालिटी अच्छी होने से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोग को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आई वेंट टू थाईलैंड। थाईलैंड में रोड्स की जो क्वालिटी है दैट इज एक्सट्रीमली गुड। यस। उसका रीजन और जो आउटकम देखने को मिलता है वो ये है कि वहाँ 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी इतनी टॉप नॉच कंडीशन में कारें रहती हैं कि वहाँ पे आपको डिफेक्टिव कारें बहुत कम मिलेंगी। वेल मेंटेन्ड कार्स, अच्छी बड़ी बड़ी कार्स। तो जब कोई 20-25 साल तक अपनी गाड़ी बदलेगा ही नहीं, तो ये आपकी डीलरशिप के लिए तो नुकसान ही है। नहीं, अभी तो नॉर्म्स ही आ रहे हैं, सब जगह आएंगे, थाईलैंड में भी आ जाएंगी कि 15, क्या है वो जो पोल्यूशन को अच्छा, वो लेके है, हाँ, पोल्यूशन वाला। 15 साल के ऊपर कोई गाड़ी यूज़ नहीं कर पाएगा आगे हाँ, चल के, तो उसको स्क्रैप करना है। स्क्रैप करने से बेनिफिट भी बहुत मिलते हैं। करेक्ट, तो मैंने और किया है। हाँ, और 15 साल पुरानी गाड़ी का अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो लोग 15 साल पुरानी गाड़ी यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। दैट विल नॉट बी इकोनॉमिकल फॉर देम टू यूज़, दैट विल नॉट बी वायबल। ये अच्छा। हम बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हाँ। आते जाएगा। अभी 5 साल में आप सोचें, अरे ये जब मैं बैठा था आपके साथ तो ये तो बात ही नहीं हुई थी हाँ। इस टाइप का। हाँ। हो सकता है हाइड्रोजन कार आ जाए, हम्म। मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बैटरी कार, एक इतनी सी हाँ। बैटरी आ जाए और सब, मतलब 4-5 साल में क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। नॉर्म्स की आपने बात कही, इससे मुझे एक चीज़ याद आती है। इथेनॉल को लेकर बहुत हल्ला मचा हुआ है, बहुत शोर है। पहले तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया और कार के इंजन्स में इसको फ़ायदा मिलेगा, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, चीपर पड़ेगा एंड कस्टमर को, बहुत बातें हैं। लेकिन अ सीरीज ऑफ वीडियोस केम आउट, अ सीरीज ऑफ न्यूज़ केम आउट, जहाँ पे लगातार ये कहा गया कि इथेनॉल ब्लेंडेड
कार्स जो है वो इंजन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। आप एंड कस्टमर से सबसे क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। आपके पास, जैसा आपने बताया कि हर दिन 70 के आसपास गाड़ियाँ सर्विस होती है। क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जहाँ इथेनॉल की वजह से इंजन की लाइफ कम हो रही हो? नहीं, इट्स अ मिथ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। कोई इथेनॉल के कारण गाड़ी में प्रॉब्लम आया है, आज तक एक भी गाड़ी हमने नहीं देखा है। अच्छा। बिल्कुल गलत, एक मतलब गलत प्रचार है। हम्म, इथेनॉल मिक्सिंग से तो इतना अपना फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, इतना हर तरीके से फ़ायदा है इसका। सरकार को फ़ायदा है, देश को फ़ायदा है, अपना हर सिटीज़न को फ़ायदा है इसका। बिल्कुल गलत ये प्रचार है। मैं मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बोलना बाद चाहता। में भी ये खबरें निकल कर आई कि इसमें सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि भाई बिल्कुल, ऐसी कोई एक कोई नहीं न्यूज़ है। नहीं है जहाँ पे कहीं में ब्राज़ील में या ये तो यहाँ तो 20% की बात, वहाँ तो 50% तक हो रहा है मिक्सिंग। 50% इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है यस, आपके फ्यूल में। फ्यूल में। अच्छा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ हम्म। इफ आई एम मिस्टेकन, बट हो रहे हैं। ओके। तो इथेनॉल से बेसिकली आपकी गाड़ियों के इंजन की कोई नहीं लाइफ फ़र्क साइकिल को पड़ता है। इट हैज़ टू कोई बी फर्क नहीं पड़ता। ट्वीक्ड अकॉर्डिंगली। उनको उस हिसाब से इंजन को ट्यून किया गया है हम्म। कि वो उसको पूरा उस हिसाब से चले। हाँ हाँ हाँ। आज की डेट में एक आम आदमी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर ड्रिवन जो मार्केट है, फैमिली ड्रिवन जो मार्केट है, उसमें टाटा लीडर है। तो आपकी स्टडी क्या कहती है, किस टाइप की कार सबसे ज़्यादा पसंद आती है एक आम फैमिली को या मेजॉरिटी को? किस कैटेगरी की कार्स पसंद आती है? इफ़ यू गो मतलब बाय फीचर रिच कारें ज़्यादा पसंद है, या कोई सेगमेंट की कारें हैं वो ज़्यादा पसंद है, या सेफ्टी को आजकल ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है? किस टाइप की कार पसंद? सबसे प्रमुख है सेफ्टी, सबसे प्राइम। हालांकि वो कस्टमर बोलेगा नहीं, बट उसके माइंड में रहता है कि सेफ्टी है ये गाड़ी में। 5 स्टार। 5 स्टार एन कैप सेफ्टी इज दिस प्राइम ये। सेकंड इज हिज फीचर्स। मेरे को एक बैलेंस मिल जाए फीचर्स का इस प्राइस में, तो आई विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर। करेक्ट। और थर्ड इज अ फैमिली कार जिसमें कम से कम 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकें, ड्राइवर को मिला के। ड्राइवर प्लस 1 और पीछे 3 लोग बैठ सकें, ऐसी गाड़ी लोग पसंद करते हैं विद गुड लगेज स्पेस। एब्सोल्युटली राइट एनालिसिस। हाँ। ये हमारा भी यही 2-3 चीज़ें थी कि हाँ, भाई बिल्कुल। सेफ्टी होनी चाहिए, फीचर्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आउटडेटेड लगे, करेक्ट। और पीछे जब एक 5 की फैमिली हो तो वो हाँ, पीछे 3 3 लोग जन आराम से कंफर्टेबली कंफर्टेबल। बैठ पाएँ। तो जब हम भी कार ढूँढने जा रहे थे तो इसी टाइप की ढूँढ रहे थे। आप टाटा के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। टाटा हैज़ बीन नोन टू मेक जो मेक कार्स फॉर द पीपल जो आखिरी तबके के हों, निचले तबके के हों। और इसी कड़ी में रतन टाटा जी का विजन था एक लखटकिया कार लाने का। नैनो आई, उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब उसके पीछे हज़ार रीज़न है, दोबारा नैनो के आने की बातें चल रही है। क्या टाटा एक बार फिर से लखटकिया कार बना पाएगा, या अब मार्केट उसकी इजाज़त नहीं देता है? नहीं, लखटकिया तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि सेफ्टी के नॉर्म्स इतने हैं। 5 एयरबैग्स होना, 5 एयरबैग की कीमत 1 लाख हो जाएगी, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये तो कोई लखटकिया का ये नहीं है। हाँ। और लखटकिया उसको बोल दिया गया था, एक हाँ। उन्होंने, उनका विजन था कि एक बहुत रीजनेबल प्राइस में गाड़ी जो 2 व्हीलर चलाने वाला है उसको गाड़ी के लिए क्वालिफाई हो, वो उसमें आए। अब वो गाड़ी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें लखटकिया बोल दिया गया उसको, तो जो प्राइड ऑफ ओनरशिप नहीं थी उसमें। एस्पिरेशन खत्म हो गई। हाँ, उसको लोग लाता था, घर में खुश है, पर बाजू वाला जो बोलता था अरे क्या लखटकिया ले आया। तो बहुत सारे कारण है, एज यू सेड, उसके उसमें नहीं जाते हैं। बट इफ़ यू टुडे ऑल्सो इफ़ यू हैपन टू मीट एनी नैनो ओनर, अब जरूर किसी से पूछिए कैसी है आपकी गाड़ी, कैसा रहा आपके, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोले इसकी अच्छी गाड़ी नहीं है कोई। मतलब मेरे शोरूम में हम लोगों ने कस्टमर मीट किया, आंसू निकाले लोगों ने। ये मेरे को मेरे लाइफ की फर्स्ट कार लेने को मिली नैनो की कार, ओह वाओ। एंड दे वर सो हैप्पी, सो ये। पर ठीक है, वो नहीं चला तो अपनी अलग बात है। इवन द कंपनी वाज लूजिंग मनी इन दैट, सो इट इज ऑल मिक्स्ड। अंत में छत्तीसगढ़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर क्या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, और आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? देखिए, अच्छा, नॉर्मल ग्रोथ
पैटर्न रहेगा 8 से 10%, बहुत ज़्यादा जो 20% 25% ग्रोथ नहीं रहेगा, 10%। और अब कहीं ना कहीं इसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब आए दिन रोज़ नए 2 डीलर बन रहे हैं एक टाउन में, सो आई थिंक देयर विल बी सम बैलेंसिंग। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स रहेंगे, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ डीलर्स इसमें कम हो जाएंगे, जिनको एक टेस्ट लेना था कि ये नया बिजनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर लगता है लोगों को, करेक्ट। वो उस चीज़ को समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी। डीलर्स विल हैव अ स्टेबल प्लेस टू do their marketing and do their business. Customers will be happier with the old existing and even new dealers who are good, who can give them good service. इसमें वही टिकेगा जो कस्टमर्स को अपना लाइफ टाइम ओनर बना लें। जो कस्टमर्स, मतलब चाहे मैं टाटा की गाड़ी ना खरीदूं, मैं नेशनल गैस के सेल्समैन से पूछूंगा जरूर कि यार ये मैं गाड़ी खरीदने के सोच रहा हूं, क्या बोलता है तो इतना उसका उससे जुड़ाव होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और यही सब डीलर यही चाहेंगे कि उनके हर जो सेल्स के हैं, जितने भी मेंबर उनके यहाँ साथ में, एज मैं तो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को मेरा पार्टनर ही बोलता हूँ। दे आर माई पार्टनर, दे आर को ओनर्स ऑफ द डीलरशिप। तो वो को ओनर ये मान के चले कि मैं कोई भी कस्टमर कोई भी गाड़ी खरीदे मेरे से बिना पूछे या मेरे से ना बताए या मेरे को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दिए बिना गाड़ी ना खरीदे, तब वो जीत होगी उसकी। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है आपको इस इंडस्ट्री को, क्योंकि आप बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस पे आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। और अभी आपने देखा होगा ऑटो एक्सपो में फिर से 50% रिबेट दिया टैक्स। करेक्ट। वो सबके लिए विन विन सिचुएशन थी। इनका जीएसटी कलेक्शन, रोड टैक्स कलेक्शन मोर देन डबल हो गया, कस्टमर्स के जेब में इतना पैसा बच गया जो नहीं गया, डीलर्स का फायदा हुआ, जो डिग्रोथ हो रही थी वो डिग्रोथ से बाहर आए, और कस्टमर डीलर्स आर अगेन फाइंडिंग इट बुलिश। तो हर चीज़ से सपोर्ट रहता है और हर चीज़ सुनती है सरकार, भले डिसीजन ले जो भी अपने उनका जो भी है। तो हम लोग राडा जो है यहाँ पे हमारा वो एज ओल्ड एसोसिएशन है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था। अभी यहाँ पे रविंदर भसीन जी है, मनीष सिंघानिया आप जानते हैं, FADA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑल इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो रायपुर हैज़ बीन अ मेजर फोकस फॉर ऑटोमोबाइल एंड देयर डीलर्स आर वेरी एक्टिव इन ऑल दिस। तो इसमें कस्टमर गवर्नमेंट हमेशा सपोर्टिव रहती है और सुझाव मानती है और बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकालती है डीलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। कोई एक सुझाव जो आप देना चाहें आगे के लिए? टू व्हीलर्स का एक हमेशा रहता है कि सेफ्टी के लिए हेलमेट का कंपलसरी करना चाहिए इसके साथ बेचने के लिए। अच्छा, गाड़ी के साथ हेलमेट कंपलसरी करना चाहिए, बट इसमें भी करने के बाद वो कस्टमर पहनता नहीं है जी। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें डेथ होती है जी। तो हम लोग का हमेशा रहता है कि इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो कहीं स्टेट्स में ऐसा बताते हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलता अगर आप हेलमेट नहीं पहनो। करेक्ट। ये सब चीज़ें अगर छोटी छोटी इम्प्लीमेंट हो, जिसमें काम कर रही है सरकार, और मैं तो बहुत अदना सा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें सड़क सुरक्षा के अभियान भी चलाए जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जी। तो उसमें बेस्ट पॉसिबल हो सबके लिए, यही कामना है। तो ये थे हमारे साथ शशांक शाह जी, जिन्होंने इंडस्ट्री की इनसाइट्स बताई, छत्तीसगढ़ के इस 25 साल की ग्रोथ में उनके कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई जो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैरेक्टराइज करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रियांशु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको भी बहुत अच्छा नॉलेज है ऑटोमोबाइल के बारे में। आपसे डिस्कशन करने में भी मेरे को बहुत मज़ा आया और जब कोई आपस में ऐसे व्यक्ति से बात करें तो अपने थॉट्स भी शेयर करने में अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और आप सब देखते रहिए IBC 24।